Hello everyone. Now welcome to my YouTube channel Focus Fuel. Today I am here again with a new chapter. So अभी मुझे काफी टाइम हो गया था और मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी आप लोगों के लिए। और काफी मतलब 5-6 डेज हो गए मुझे, क्योंकि जस्ट मुझे शिफ्ट करना था तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी आपके लिए। नाउ सो टुडे आई एम हियर विद द नेक्स्ट वीडियो। एंड अब हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें टुडे हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू पब्लिक हेल्थ। सार्वजनिक स्वास्थ्य का परिचय, मतलब हेल्थ क्या है हमारे लिए, सोसाइटी के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए हेल्थ होता क्या है, पब्लिक हेल्थ को हम इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो व्हाट इज हेल्थ? कॉमनली क्या होता है कि हम लोग हेल्थ को ना डिफाइन नहीं कर पाते हैं, और हेल्थ को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती है। तो इट मीन्स कि एक ऐसी स्टेट, अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेल बीइंग, नॉट मेडली एब्सेंस ऑफ डिसीजेस। ठीक है, एक ऐसी अवस्था होती है। हेल्थ को जब हम डिफाइन करेंगे तो एक ऐसी अवस्था के बारे में हम बात करते हैं जहाँ पे हम क्या होता है कि हम हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक है, मानसिक भी ठीक है, सामाजिक भी ठीक है, और आध्यात्मिक जो तंदुरुस्ती है वो भी ठीक है, और स्वास्थ्य भी ठीक है। शारीरिक जो है वो फिजिकल में आता है, मेंटल आपको पता है, मानसिक स्वास्थ्य होता है। अच्छा, मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वो ये नहीं होता है कि मतलब हाँ ठीक है, हम खा पी रहे हैं, खेल रहे हैं, अपना डेली रूटीन वर्क कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक है। नहीं, अ, हम किसी भी तरह का स्ट्रेस लेते हैं या किसी भी तरह के प्रेशर में होते हैं तो भी हमारी मेंटल हेल्थ जो होती है ना, वो अफेक्ट करती ही करती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फैक्टर्स कॉजिंग इल हेल्थ एंड डिसीजेस। ठीक, इल हेल्थ और जो डिसीजेस हैं, मतलब खराब स्वास्थ्य व बीमारियां जो हैं, उनके घटक क्या क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमें बीमारी हो सकती है या डिसीजेस हो सकती है, इल हेल्थ हो सकती है। वो हमारी किसी भी तरह की हेल्थ हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, और आध्यात्मिक भी हो सकती है। मतलब हमारा किसी काम में मन ना लगे। तो लाइक फर्स्ट फैक्टर है पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। ठीक है, गरीबी एक घटक है जिसकी वजह से इल हेल्थ भी हो सकती है और कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर हमारे पास गरीबी है तो गरीब इंसान क्या होता है, उसको प्रॉपर ना खाने को मिलता है, तो उसकी फिजिकल हेल्थ अफेक्ट करती है। स्ट्रेस में रहता है, मानसिक तनाव रहता है उसको, उसकी मानसिक हेल्थ अफेक्ट करती है। सामाजिक गरीब इंसान होता है, लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं उतने अच्छे से, बहुत ही मतलब ऐसे लो लेवल से उसको देखा जाता है, तो उससे सामाजिक हेल्थ अफेक्ट करती है, आध्यात्मिक हेल्थ अफेक्ट करती है एक पर्सन की। तो ये होता है, फर्स्ट पॉवर्टी है। सेकेंड आता है आपका ओवर क्राउडिंग, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे ना क्राउड बहुत ज्यादा होता है, तो ओवर क्राउडिंग भी हम कह सकते हैं कि ऐसे एरिया में भी क्या होता है कि जो ये हेल्थ होती है ना, ये अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं जा करके। फिर आता है लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा, जो पानी है वो हमें साफ पानी पीना चाहिए, लेकिन क्या होता है कहीं कहीं क्या होता है कि लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होती है, पानी साफ नहीं होता है। मतलब पानी साफ होने का मतलब ये नहीं कि उसमें गंदगी होती है, पानी साफ होने का मतलब ये होता है कि उसमें जितने अमाउंट में मिनरल प्रेजेंट है उतने अमाउंट में मिनरल प्रेजेंट होने चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। वाटर में हमारे क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, मतलब मिनरल्स वगैरह, तो वो प्रेजेंट होने चाहिए। उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, फॉरेन मटेरियल्स नहीं होने चाहिए वाटर में, वाटर क्लीन होना चाहिए। फिर आता है इम्प्रॉपर सैनिटेशन, मतलब कि जब हम हाइजीन का, मतलब स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं ना, इधर उधर अपने आसपास जो होता है ना, इम्प्रॉपर सैनिटेशन होता है, तो ऐसे में भी क्या होता है कि बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इल हेल्थ हो जाती है, डिसीज होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। नेक्स्ट देखो, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है ना, मतलब कि पब्लिक हेल्थ की जो परिभाषा मैंने डेफिनेशन दी थी, वो सबसे पहले 1951 में विंस्लो ने दी थी। राज्य स्तर पर जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के रूप में जाना जाता है।
स्वास्थ्य सेवा निदेशालय का प्रमुख निदेशक होता है ये जो सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग होता है। अच्छा, नगर निगम या नगर परिषद के कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी या स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ, जिसको हम MOF बोलते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग का प्रमुख होता है। मतलब उसको एक चीफ बनाया जाता है, एक मेन पर्सन होता है वो। सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास का संबंध 1936 में हुई इंग्लैंड के औद्योगिक मतलब क्रांति से है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है कि जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तो स्वास्थ्य के विकास जो थे, सार्वजनिक पब्लिक हेल्थ का जो डेवलपमेंट था उसमें क्या क्या डिफरेंस आए थे, क्या क्या इफेक्ट किया था, कैसे कैसे प्रभाव पड़े थे। ठीक, क्योंकि जब इंग्लैंड में ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था ना, औद्योगिक क्रांति जो हुई थी, तो उसमें बहुत सारे इफेक्ट आ गए थे। तो इफेक्ट इतने ज्यादा थे कि उसने स्वास्थ्य को क्या किया था, बहुत एक तरह से बिगाड़ दिया था वहां पे। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन का जो सर्वांगीण विकास है इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उससे हुआ, क्योंकि फिर मनुष्य ने मतलब इंसान ने क्या हुआ, स्वास्थ्य को जाना समझा। अब हम आते हैं कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम क्या क्या थे, हमारे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उसके परिणाम क्या क्या हुए थे। तो गांव से बड़े पैमाने में लोग क्या हुए थे कि विलेज से जो सिटी में थे वो शिफ्ट कर गए थे, नगरों में बस गए, अर्बनाइजेशन हो गया था एक तरह से, शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई थी, मतलब शहर में जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, वो इंक्रीज होने लगी थी। बस जो बस्तियां थी, मतलब छोटे छोटे जो एरियाज बन जाते हैं ना, जैसे जिनको हम कहते हैं कि छोटे छोटे एरिया बस्तियां बस गई हैं, तो उनमें बस्तियां योजनाबद्ध नहीं थी उस टाइम पर, मतलब बहुत ज्यादा कुछ रूल्स रेगुलेशन उनमें लागू नहीं थे, शुद्ध पेयजल का अभाव था, पानी जो था वो क्लीन वाटर ड्रिंकिंग के लिए नहीं मिल पाता था ना, स्वच्छता, आसपास की स्वच्छता का अभाव था, मतलब जो अस्वच्छता थी बहुत ज्यादा थी, और आसपास जो स्वच्छता थी मतलब क्लीनलीनेस थी वो बहुत ही कम थी, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा गंदगी, वो क्योंकि आप हर किसी से नहीं कह सकते हो ना साफ करने के लिए, तो उस टाइम क्या था कि इतना कोई क्लीनलीनेस का ध्यान नहीं रखता था, जिसको जहां जो मर्जी होती थी वो उस हिसाब से करता था। फिर स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का अभाव था, मतलब लोग अवेयर नहीं थे स्वास्थ्य के बारे में, उनको कुछ पता नहीं था। अब जब स्वास्थ्य के बारे में उनको नहीं पता था तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बीमारी बढ़ने लगी, बीमारी बढ़ने लगी तो एक महामारी मतलब एक पैंडेमिक फैलने लगी। बीमारी का जो बीमारी के कारण होता था कि श्रम दान कम होने लगा, मतलब लोग दूसरों के यहाँ काम नहीं करते थे कि भाई उनके यहाँ जाएंगे तो हमें अब बीमारी आ जाएगी। जैसे कोरोना में क्या था, हम लोग लॉकडाउन में बिल्कुल बंद हो चुके थे, तो क्या था कि बाहर नहीं जाते थे लोग, एक दूसरे से मिलते नहीं थे, और मृत्यु दर जो थी, मोर्टेलिटी रेट बढ़ गई थी, इंक्रीज कर गई थी। ब्रिटेन में अब फिर क्या हुआ, ब्रिटेन में 1802 में 1802 में पहला कारखाना विधेयक पास हुआ जिसको हेल्थ एंड मार्लेस अप्रेंटिस एक्ट कहा गया। ये पहली बार 1802 में पारित किया गया था। 1832 में लंदन में हैजे की बीमारी फैली, मतलब कॉलरा की बीमारी फैली थी। ये सब जो कारण थे ये किस वजह से हो रहे थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उसकी वजह से, डेवलपमेंट तो हुआ था लेकिन उसके पहले जो फैक्टर्स थे वो क्या क्या थे कि लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते थे, जिसकी वजह से ऐसी ऐसी बीमारियां फैलती थी, पैंडेमिक फैल जाती थी देशों में, मतलब कि एक पूरे देश में पैंडेमिक फैल जाती थी। इंग्लैंड में 1848 में सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम पारित किया गया, ठीक है, अधिनियमित किया गया कि मतलब चलो एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम बनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत लोग अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखेंगे, लोग अपने आसपास जो इन्वायरमेंट को, अपने आसपास के एरिया को साफ रखें, स्वच्छ रखें। सर जॉन रनो ने लंदन में 1848 में 1848 से 1854 तक हैजे की बीमारी का अध्ययन किया कि जो कॉलरा फैला है ये किस वजह से, क्योंकि पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि कॉलरा किस वजह से फैला है। कॉलरा का ना मतलब कोई उनको एजेंट नहीं पता था कि किस वजह से ये कॉलरा फैला है, क्या खाने से फैला है, किस किस तरह से हो गया है। अब फिर धीरे धीरे उन्होंने पता लगाया तो इन्हें ये पता चला कि ये जो बीमारी है, जो कॉलरा की बीमारी है, ये अशुद्ध जल से फैली है, मतलब जो पानी था पीने का वो साफ नहीं था, जिसकी वजह से ये बीमारी फैल गई। इसलिए हैजे को सार्वजनिक स्वास्थ्य का पितामह कहा गया, क्योंकि ये एकदम से पूरे एरिया में फैल गई थी, पूरा पैंडेमिक फैल गया था इसमें। वाटर पोल्यूशन हुआ तो भाई वाटर पोल्यूशन में क्या है, पानी तो ऐसा तो नहीं है आज मैंने पिया है कल वो नहीं पिएगा, 2 दिन नहीं पिएगा, 3 दिन नहीं पिएगा, कितने दिन नहीं पिएगा, तो पानी के बिना तो आप नहीं रह सकते हो ना, सर्वाइव नहीं कर सकते हो, तो पानी तो पीना पड़ेगा आपको। अब पानी क्लियर नहीं था, क्लीन नहीं था, जिसकी वजह से ये बीमारियां फैली। 1856 में
विलियम बर्ड ने आंत जड़ की बीमारी मतलब कि टाइफाइड को डिफाइन किया कि अच्छा ये टाइफाइड नाम की भी बीमारी होती है ना। अब इन्होंने बताया कि कॉलरा जो था वो तो चलो अशुद्ध जल से फैला, मतलब क्लीन वाटर नहीं था, लेकिन जो टाइफाइड है ये भी किससे फैला, ये भी वाटर क्लीन ना होने की वजह से टाइफाइड की बीमारी हुई। अब ब्रिटिश क्राउन ने 1859 में भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी ने से अपने हाथों में ले लिया कि चलो ठीक है, अब इनके टाइम पे इतनी सारी बीमारियां हुई, अब हम देखते हैं आसपास लोगों से बोलते हैं कि चलो अपने साफ सफाई का ध्यान रखो, जिसकी वजह से ये बीमारियां ना, लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया। सैनिकों की बड़ी पैमाने पर हो रही मृत्यु के कारण की जांच करने के लिए भारत में रॉयल कमीशन भेजा गया। अच्छा, उस टाइम क्या था कि जो वॉर चल रहे थे, आपको पता होगा कि 2 वॉर्स हुए थे हमारे उस टाइम पे, क्योंकि लोगों को ना हाइजीन, हेल्थ और हाइजीन के बारे में तो इतना ज्यादा पता नहीं था। वर्ल्ड वॉर जो हुए थे, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था वो 1918 में हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था वो 1948 में हुआ था। तो इसमें भी जो इमरजेंसी ऑफ पब्लिक हेल्थ थी, मतलब कि उस टाइम पे बहुत ही इन्फ्लुएंस हुई थी, ये एक तरह से बहुत ही बड़ा फैक्टर था। वॉर की वजह से भी ये बहुत फैक्टर क्या किया था, ये इन्फ्लुएंस कर गया था हेल्थ को, ठीक है, इसने बहुत अफेक्ट किया था लोगों की हेल्थ को। नाउ फिर क्या हुआ कि जब सैनिकों की मृत्यु होने लगी बड़े पैमाने पे, तो उन्होंने रॉयल कमीशन को भेजा भारत में। अब रॉयल कमीशन ने चेन्नई, बंगाल और मुंबई में 5 सदस्य वाले स्वच्छता आयोग की नियुक्ति की सिफारिश की कि भाई एक 5 सदस्य वाला स्वच्छता आयोग होना चाहिए, जिसमें 5 लोग होने चाहिए। ये क्या होगा, प्रॉपर एरिया वाइज हेल्थ का ध्यान रखेंगे, सैनिटेशन का ध्यान रखेंगे, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे कि मतलब इनके एरिया में सारी चीजें प्रॉपर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग स्वच्छता है कि नहीं है, साफ सफाई रख रहे हैं लोग के नहीं रख रहे हैं, अपने घरों में, अपने आसपास, अपने घरों के बाहर हर जगह कचरे को नहीं फैलाना है, पानी जमा नहीं रखना है, गंदा पानी, इस तरह से जो मतलब जो बेसिक क्लीनिनेस थी उनके बारे में मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया। फिर 1896 में मुंबई में प्लेग की महामारी फैलती है। अब एक 1943 में भारत सरकार ने स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति की नियुक्ति की कि अच्छा चलो ठीक है, अभी ये सारी चीजें हो गई कि रॉयल कमीशन आ गया, रॉयल कमीशन ने 5 स्वच्छता आयोग के लिए सिफारिश दी। अब स्वच्छता एक सर्वेक्षण के लिए एक विकास समिति की नियुक्ति की गई, जिससे ये पता लगा गया कि स्वच्छता सर्वेक्षण जो था, मतलब कितने लोगों ने इस सर्वेक्षण में अपने घरों में, अपने आसपास के एरिया में स्वच्छता को मेंटेन रखा है, और कितने ऐसी जगह हैं जहाँ पे साफ सफाई को मेंटेन नहीं रखा गया है। 1947 में क्या हुआ कि केंद्र और राज्य सरकारों में स्वास्थ्य मंत्रालय स्थापित किए गए। नाउ 1948 में भारत सदस्य राष्ट्र के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन में जुड़ा गया, मतलब WHO जो था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो भारत था वो 1948 में ऐड हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया था, ताकि जो हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है लोगों का, ये क्यों पड़ रहा है ना। 1950 में क्या हुआ कि भारत का संविधान अपनाया गया। 1950 में आपको पता ही होगा ना कि भारत में संविधान अपनाया गया था, क्या भारत का अपना अलग संविधान बना था पूरा प्रॉपर। तो उस संविधान में बहुत सारे जो अनुच्छेद थे, वो अनुसूचियां थी, अनुसूचियों के अंतर्गत अनुच्छेद बनाए गए थे कि किस अनुच्छेद में क्या चीज। तो स्वास्थ्य को भी ना संविधान के ही विषय में रखा गया, और संविधान में उसको 246 और 247 अनुच्छेद में समाविष्ट किया गया, मतलब 246 और 247, 246, 247 जो अनुच्छेद आता है हमारा, आर्टिकल नंबर 246 और 247 जो आता है, उसमें स्वास्थ्य को पूरी तरह से, हेल्थ को डिफाइन किया गया है। नाउ 1950 में भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की, मतलब प्लानिंग कमीशन की स्थापना कर दी। अब यहाँ पे पहले तो संविधान बनाया गया, संविधान बन गया, तो इन्होंने अपना संविधान में अनुच्छेद बनाया, अनुच्छेद में, उन अनुच्छेदों में 246, 247 में इन्होंने स्वास्थ्य के सब्जेक्ट को रखा कि अच्छा स्वास्थ्य नाम की भी कोई चीज होती है जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। अब इसके बाद में इन्होंने प्लानिंग कमीशन की स्थापना कर दी। प्लानिंग कमीशन की जब स्थापना की, फिर क्या हुआ कि 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार की गई कि अच्छा मतलब एक स्वास्थ्य नीति बनाई जाए कि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि राष्ट्र में जो स्वास्थ्य क्राइटेरिया हैं ये होने चाहिए, लोगों को इस हिसाब से अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने आसपास की हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। तो ये सारी चीजें
स्टार्ट की गई। अब धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी एक्ट आता है, कोई भी चीज आती है, एकदम से लागू नहीं होता है, धीरे धीरे लागू होता है, तो ये सब धीरे धीरे लागू होना स्टार्ट हुआ था। फिर क्या हुआ कि जब बीमारी की रोकथाम करना, विज्ञान और कला की परिभाषा जो थी वो सी विंस्लो ने दी थी। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि विंस्लो ने मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य की परिभाषा दी थी। इसके बाद अब उसको रोकथाम कैसे करना है, उसकी करने का जो विज्ञान है, कला है, कि मतलब हम कैसे उसको रोकथाम करेंगे, क्या प्रोसीजर है उसका, तो वो भी हमें विंस्लो ने दी थी। सन 2000 में कुछ नए कानून बने जिसमें सरकारी संस्थानों में धूम्रपान की निषेध कर दिया गया। कि आप कहीं भी जाते हो ना सरकारी जगह पे, वहां पे लिखा होता है कि धूम्रपान निषेध, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, ये लिखा होता है, या स्मोकिंग इन इज इंजीरियस टू हेल्थ, इस तरह के स्लोगन वो डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि उनको ना मतलब पब्लिक को जागरूक करना है कि स्मोकिंग जो है ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है ना। प्रसव पूर्ण निदान परीक्षण पर रोकथाम लगाई गई कि प्रसव के बाद जो निदान परीक्षण होता है, मतलब जो उससे निपटान किया जाता है, उस पर रोक लगाई गई कि कहीं भी इस तरह का वेस्ट मटेरियल ना डाला जाए। प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पे रोक लगाई गई। वो तो चलो आजकल भी चल रहा है कि देखते हो आप, प्लास्टिक की जो थैलियां होती हैं उस पर उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? पॉलीथीन पे अभी रोक लगा दी गई है। अब तो ज्यादातर पेपर बैग्स मिलने लगे हैं आपको, जूट बैग्स मिलने लगे हैं आपको। वाहनों की कालिक पीयूसी कराई जाने लगी। कालिक पीयूसी का मतलब होता है कि जो पीयूसी होती है ये पीरियोडिक कराई जाने लगी, कि मतलब आपके जो पॉल्यूशन है, पीयूसी का मतलब होता है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। और इसका ना एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, के मतलब जो आपका वाहन है, आपने 2 व्हीलर ले रखा है, 4 व्हीलर ले रखा है, उसका पीयूसी बनता है, मतलब एक पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का एक सर्टिफिकेट बनता है। तो जैसे ये पता चलता है कि आपकी गाड़ी जो है ये इन्वायरमेंट को इतना इतना पॉल्यूट करती है। और वो जो पीरियोडिक पीयूसी है ना, उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि भाई ये 1 साल तक वैलिड होगा, 1 ईयर के बाद ये वैलिड नहीं होगा। पोलियो बहुत ज्यादा चला था, तो पोलियो के लिए उन्होंने पल्स पोलियो अभियान चलाया, जिसमें क्या था कि जिसमें उन्होंने कहा कि अच्छा, जन्म से लेकर के 3 महीने के बच्चे से लेकर के ये जो जिसके घर में भी छोटा बच्चा है, इन्फेंट से लेकर के ये 6 साल तक के बच्चे को पोलियो ड्रॉप जरूर पिलाई जानी चाहिए। फिर उन्होंने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और बेल्ट को मैंडेटरी कर दिया कि आपको पहनना ही पहनना है। क्योंकि हेलमेट और बेल्ट को ना इसलिए मैंडेटरी कर दिया, क्या हुआ था कि हेलमेट और बेल्ट अगर नहीं पहनते ना, जैसे हेलमेट और बेल्ट आपने नहीं पहना है, तो उसमें क्या होता था कि बाई चांस लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, ये कुछ तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो उसमें लोग इधर गिर रहे हैं, उधर गिर रहे हैं। उसके बाद में जो उनका वेस्ट था, कभी क्या होता था, कभी मतलब इतना ज्यादा केसेस आ जाते थे, एक्सीडेंटल केसेस आ जाते थे कि ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया पर्सन का, एट दैट मोमेंट ही पर्सन नहीं रहा। तो इस तरह से क्या होता था, फिर उससे भी ना, जैसे अब पर्सन नहीं रहा, उसका ब्लड लॉस है बहुत ज्यादा है, अब इधर उधर फैला हुआ है, तो उससे भी क्या होगा, उससे भी तो मतलब हेल्थ के लिए अफेक्ट ही करेगा ना एक तरह से। तो बीमारियां तो फैलेंगी फैलेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ डिसीजेस कम्युनिकेबल होती हैं, कुछ नॉन कम्युनिकेबल। तो जो कम्युनिकेबल होती हैं तो वो तो एयर के थ्रू भी फैल सकती हैं, ड्रॉपलेट के थ्रू भी फैल सकती है, तो वो तो कैसे भी कांटेक्ट में आने से फैल सकती हैं। अच्छा, नाउ क्या हुआ था कि 2 पहिया वाहन जो थे उसमें बेल्ट और हेलमेट कंपलसरी कर दिया, जिससे क्या हो कि अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता है तो सर पे, और जो 4 पहिया वाहन है उसमें बेल्ट पे, तो पर्सन क्या हो, इधर उधर गिरे नहीं हो, और मतलब बाई चांस ऐसा होता है तो गाड़ी में ही रहे, जिससे स्टेबल कंडीशन में रहेगा एक। अब जब जैसे जैसे पब्लिक हेल्थ डोमेन जो था वो एक्सपैंड करने लगा, मतलब फैलने लगा, अब लोग क्या हुए, इसके लिए जागरूक होने लगे थे। तो रोल ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर इन्होंने एक्सपैंड करा दिया, मतलब स्वास्थ्य निरीक्षक के जो कार्य थे इन्होंने स्टार्ट किए कि हाँ, अब लोगों को इसके बारे में भी जानना चाहिए कि स्वास्थ्य निरीक्षक भी होता है। अब स्वास्थ्य निरीक्षक को भी ये पता होना चाहिए कि हमें इन इन क्षेत्रों पे, इन इन कार्यों पे काम करना है, कि ये चीजें होती हैं, हमारी ये जनरल अवेयरनेस होती है, जिसके बारे में मतलब कॉमनली पीपल जो होते हैं उनको पता होना चाहिए। हेल्थ पता होनी चाहिए कि हेल्थ क्या होती है, हाइजीन पता होनी चाहिए, हाइजीन क्या होती है, सैनिटेशन पता होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन पता होनी चाहिए। तो अब इसके बारे में ना इन्होंने स्वास्थ्य निरीक्षक का रोल भी क्या किया, धीरे धीरे एक्सपेंड कर दिया गया। और अब तक क्या हुआ कि स्वास्थ्य जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है
उसका रोल जो है वो इतना ज्यादा एक्सपैंड कर गया है कि देयरफॉर हैज मल्टीफिकेटेड रोल हो गया, उसका बहुत ज्यादा मल्टीफिकेटेड रोल हो गया, वो कई मल्टीपल फील्ड्स में वर्क करता है। एंड ये हेल्थ सेक्टर में भी वर्क करता है और नॉन हेल्थ सेक्टर में भी वर्क करता है। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपका लाऊंगी जो आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे बेस्ड होगा। मैं ट्राई करूंगी कि आपका जब तक ये एग्जाम होता है तब तक कोर्स आपका जो हो वो कवर हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।